हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट प्रिपरेशन किसका, तो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, प्लस जो उससे रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको हम क्लियर करेंगे। और देन आफ्टर उसके बाद इसी के साथ नेक्स्ट एक वीडियो आएगी जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और पीवाई को प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, वो भी 1 आवर की होगी, बट ये वन शॉट प्रिपरेशन है जिसमें हम बेसिकली कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलो नौ। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि सिलेबस क्या है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। ये चैप्टर का सिलेबस जो 2024-25 का सिलेबस है आपके केमिस्ट्री का, वो क्या क्या है। तो अगर हम देखें पहले चैप्टर में आपका केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स प्रैक्टिस करना कि हाँ जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे या उनका किस तरीके से यूज होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन, decomposition, displacement reaction and double displacement reaction, precipitation, endothermic, exothermic reaction, oxidation and reduction। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक हैं जिनको हमें क्या करना है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और यही हम वन शॉट प्रिपरेशन में रिवाइज करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके रेडी। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करें केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली सोचे कि मान लो कि वाटर है, ठीक है, वाटर बना कैसे, आप इमेजिन करो वाटर कैसे बन रहा है। जैसे हाइड्रोजन प्लस O2 का जब भी हो रहा कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपका क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। वेट, ठीक है, H2O2 मिल रहा है तो आपका क्या बन रहा है, आपका H2O बन रहा है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर तो ऐसे इसको करते हैं बैलेंस, ये हमारा बैलेंस हुआ है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसको इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आ रहा है वाटर का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। सेम चल दूरी से नहीं जाते, या सिंपल से मान लो आपने HCl देखा होगा, ठीक है, या रस्टिंग देखा है, रस्टिंग। तो जब ये चीजें हो रही है ना, रस्टिंग हो रहा है, तो ये तो हम फिजिकली देख पा रहे हैं कि अच्छा रस्टिंग हो रहा है, लेकिन जो केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस के जो कंपाउंड्स है उनको हम जब सिंबल फॉर्म में दिखाते हैं, अरे केमिकली जब दिखाते हैं तो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और जब इसे सिंबल फॉर्म में दिखाते हैं, जब हम इसे सिंबल फॉर्म में दिखाते हैं, किस फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में दिखाते हैं, तो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन occurs when one or more reactant change into one or more product। यानी सिंपल सी बात है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, वो जब रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब देखो, जो रिएक्टेंट होता है ना, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, तो अब इनकी ना आप जो प्रॉपर्टी देखो, केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे, ठीक है, या फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, वेरी हो गए दोनों से, क्या रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। जैसे अब मान लो हाइड्रोजन का ही केस लेके हम चल रहे थे, हाइड्रोजन का केस लेके, जब हाइड्रोजन प्लस वाटर और ऑक्सीजन आपका H2O बनाता है, तो दोनों गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में, गैस। ये आपका किसके फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इमेजिन करो कि ये क्या है, ये वही चीज तो हो रही है। क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है हमारा, ये प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों रिएक्टेंट से क्या है, वेरी कर रही है। दैट इज द केमिकल रिएक्शन, यही चीज होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर अरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस एज प्रोडक्ट। सिंपल से हमने बात करी, जो भी वो एटम्स थे वो जब रीअरेंज होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, रीअरेंज होते हैं। जब यही चीजें क्या होंगी, H2 + O2 जब रीअरेंज होंगे तो हमारा बनता है नया प्रोडक्ट जो कि होता है हमारा वाटर। आई होप अंडरस्टैंड, समझ आ चुकी होगी बात। ठीक है, तो ये देखो, ये एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक मैग्नीशियम का हमने बोल लिया, रिबन लिया हुआ है,
उसको हम बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब, जब भी बर्न करने की बात आती है ना, तो दैट मीन बर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन है ही है। ठीक है, जब Mg यानी मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, यानी Mg को और जब ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमारा बन रहा है MgO। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो एक तरीके से ये रिएक्शन है इसका, यानी जो ये रिएक्शन हुआ उसी को हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया, और इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस, अब कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता चलेगा हाउ कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वो इस तरह से पता, या तो स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे हम सिंपल सी बात करें, हमने अभी वाटर का केस लिया था, ये हमारा वाटर था, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, उससे हमारा क्या बना, वाटर बना, और यहाँ पर हमारा वाटर बना। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि हाइड्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में है। ठीक है, गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में है, और यहाँ पे वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। सो यहाँ पे देखो स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, वेरी गुड, तो दैट्स इट। सॉरी, चेंज इन कलर, अगर कलर भी चेंज हो रहा है तो उससे भी पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या अगर गैस रिलीज हो रही है, क्या रिलीज हो रही है, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो भी हमें समझ में आ जाता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सिंपल सी बात करें अगर हम, कि चेंज इन टेम्परेचर का भी केस ले लो, आपका जब चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, तो भी आपका क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, यानी जब H2SO4 का जिंक के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो हमारा क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है। यानी यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कर रहे हैं, तो H2 निकल रहा है, इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो ये क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स हो रहा है। दैट मीन्स हाइड्रोस जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो जिंक के ऊपर क्या कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट करती है, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि H2SO4 है, ठीक है, प्लस जिंक है, तो इसके साथ एक प्रोडक्ट बनेगा जो आपका होगा जिंक सल्फेट हो सकता है, और देन फिर आपका H2 रिलीज हो रहा है। तो ये H2 जो रिलीज हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ही है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर की, सुनो नेक्स्ट, कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और कॉल्ड रिएक्टेंट। सीधी सी बात है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा रिएक्टेंट है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जो आपका न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो डन। अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। ठीक है, समझ में आ रही है। केमिकल चेंज का मतलब क्या है, जब एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस न्यू एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, नई केमिकल प्रॉपर्टी, नई फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हमारा हमारा हो जाता है केमिकल चेंज। जैसे देखो फेरस है, फेरस को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, तो ये क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, जो ग्रीन हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। तो यहाँ पे आप चेंज इन कलर भी आ रहा है कि नहीं, जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी थी कि चेंज इन कलर, यहाँ पे आपको दिख गया चेंज इन कलर। भाई ये फेरस फेरस था, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, जब यही फेरस सल्फेट बना तो ग्रीन कलर आ गया, यानी नया फॉर्म किया, और कॉपर वहां पे आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात है कि व्हेन कॉपर रिएक्ट विद आयरन, टू न्यू सब्सटेंस फॉर्म, फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म। यहाँ पे आप देख लो, कॉपर सल्फेट किस कलर का था, ब्लू था, जैसे इसमें हमने आयरन डाला, देन आफ्टर इसका कलर क्या होगा, ब्लू हो गया। क्या हो गया, सॉरी ग्रीन हो गया। क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब पहले क्या था, ब्लू था। सॉरी। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो जिंक और H2SO4 बन रहा है, जिंक सल्फेट बना और H2 गैस का रिलीज हुआ। अब हाँ, अब एक और बात आती है कि H2 जब रिलीज हो रहा है, H2 जब रिलीज हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हमने एक केस पढ़ा हुआ है कि जब भी हम, मान लो कि जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसके ऊपर एक फ्लेम लेके चले गए, या माचिस की तिल्ली मार के वहां पे ऊपर की तरफ रख दो, और जब वो पॉप साउंड आता है, ठीक है, जब ये पॉप साउंड होगा, यानी छोटे छोटे पटाखे देखे वो जो लाइक दीवालों पे मारते हैं या फिर लैंड पे मारते हैं तो फटता है, पॉप करके आवाज आती है, तो वही वही हाल है इसका। पॉप अप
पॉप करके आवाज आएगी किसकी, तो दैट मीन्स वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो अब आप बोल सकते हो कि अदर गैस भी, अगर मान लो अदर गैस रिलीज हो रही है तो क्या पॉप साउंड की आवाज आएगी, नहीं। सी हाइड्रोजन केस का केस है, सिर्फ किसका, हाइड्रोजन का केस है। चेंज इन कलर की बात करें तो सिंपल सी बात है, हमने अभी चेंज इन कलर का केस पढ़ा ही ऊपर। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस मैंने बताया था, H2 का और वाटर का केस लेकर बताया था। और चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, जैसे मान लो क्विक लाइम वाटर होता है टू फॉर्म स्लेट लाइम चेंज इन टेम्परेचर, सिंपल सा केस, देखो समझते हैं। होता क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेट लाइम, ठीक है, जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेट लाइम बनाता है, तो वहां पे भी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। सिंपल सा केस बताते हैं, आपने चूना देखा है, चूना, पानी है, पानी के अंदर चूने को डाल दो और उसके बाद फिर उसको आप ऊपर हाथ रखो, मतलब ऊपर की तरफ हाथ एयर पे रखो, आपको फील होगा से हीट रिलीज हो रही है। तो दैट मीन्स पहले तो चूना ठंडा था, तो फिर वो गर्म कैसे हो गया, है ना। तो वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वही हमारा क्या बना रहा है, स्लेट लाइन बना ले रहा है, ठीक है। तो ये केस आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, पर्सिपिटेट का मतलब नीचे बैठ ही आना। जब भी जैसे मान लो कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है, तो एक व्हाइट पर्सिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट का, जो कि कहाँ बैठ जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। यानी बैरियम क्लोराइड को जो हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा बेरियम सल्फेट बनता है और प्लस HCl बनता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, एक्वस एक्वस, पीपीटी एक्वस, ये ना, ये इसके स्टेट्स बता रहे हैं, पीपीटी, ठीक है, BSO4 सॉलिड है, ठीक है, एस है तो सॉलिड है, तो वो भी आपका क्या बता रहा है, बेस बता रहा है। पीपीटी का मतलब हो गया कि वो नीचे बैठ ही आ रहा है, दैट मीन बेस, BSO4 मान लो कि इसके अंदर नीचे यहाँ पे बैठ ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है। बात करते हैं फिजिकल चेंज की। चेंज इन कलर और स्टेट ऑकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओके। एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है कि चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है, चेंज इन कलर और स्टेट ऑकर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो ये भी एक केस आ जाता है। जैसे वाटर का ही केस ले लो, आइस का, आइस आइस क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब आइस, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में, और जैसे ही उसको अब थोड़ी देर के लिए आप बाहर की तरफ रख दो, टेम्परेचर मतलब जैसे मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। तो आप देख रहे हो स्टेट में भी चेंजेस आ रहे हैं, सॉलिड से वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया आइस, सॉलिड से लिक्विड बन गया आइस। बट आप इसमें क्या देख रहे हो, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा, वो वाटर ही रह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वाटर चेंज टू स्टीम ऑन बॉइलिंग, सेम कैसे आप देखो लिया भी है, वाटर को जब जब स्टीम करते हैं तो बॉइलिंग, बॉइल करते हैं तो स्टीम में बदल जाता है, बट लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं जो वो ओनली चेंज इन स्टेट लिक्विड टू वेपर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशन की बात करें। हाँ, जो केमिकल रिएक्शन है, उसी को जब हम उसी को जब हम सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने बात करी कि जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमारा क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट और प्लस आपका H2 गैस रिलीज हो रहा था। तो आप नोटिस करो यहाँ पर हमने कहा कि जब व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या था आपका, ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसी को जब हमने इसको सिंबल के फॉर्म में दिखा दिया, यानी जिंक का हमने Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, फिर जो हमारा प्रोडक्ट बना वो जिंक सल्फेट बना ZnSO4, और फिर हमारा H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो ये जो चीज हो रही है ना, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी एग्जांपल क्या है, A प्लस बी जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सी प्लस डी बनेगा, या सी बनेगा या डी बनेगा, वट जो भी रिएक्शन हो रहा हो। तो इन दिस रिएक्शन ए बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ओके डन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये हमारा इक्वेशन की बात हमने करी थी, ठीक है। तो हम बैलेंस कर, अब होता क्या है, जैसे हमने केस लेके चला था, मैंने वाटर का ही केस लेके चल रहा थोड़ा यहाँ से, या एम मैग्नीशियम रिबन को बॉन्ड करा जा रहा है, चलो मैग्नीशियम रिबन को लेके चलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि क्या है ना कि अगर हम सिर्फ वाटर का ही केस लेके चलेंगे तो अजीब लगेगा थोड़ा। मैग्नीशियम रिबन को जो हम बर्न कर रहे हैं, बर्न करने का मतलब उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बर्न तभी होगा जब ऑक्सीजन मिलेगा। यानी आपने एक देखा होगा कि कैंडल है, कैंडल जल रहा है, और कैंडल को अगर मान लो जल रहा है तो एयर में है, लेकिन जैसे उसको आपने बंद किया, उसको एक ग्लास उसके अंदर गया,
मतलब एक क्लास कप से उसको बंद कर दो, आप देखोगे कि जलना बंद हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वहां पे एयर की प्रेजेंस नहीं है। तो एयर क्या करता है, हेल्प करता है बर्न होने में। सेम यहाँ पे भी केस है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम प्लस O2 तो हमारा क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। बट क्या ये बैलेंस है, आप नोटिस करो, क्या ये बैलेंस है? एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे केस लिया, Mg का केस लिया, यहाँ पे हमने Mg का केस लिया। ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, मैग्नीशियम की। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और हमारा यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आपका ऑक्सीजन के साथ इसको बॉन्ड करा रहे हैं, ये गैस फॉर्म में। तो हमारा बना MgO, क्या बना, MgO। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्या है, ये भी एक तरीके का सॉलिड ही कहेंगे, क्योंकि पाउडर फॉर्म होगा तो ठीक है, सॉलिड ही कह देंगे इसको। सो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैग्नीशियम है और O2 है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। ओके डन। अब यहाँ पे आप कोशिश करो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, इसको मिटाते हैं। तो थोड़ी सी मेरी आदत बड़ी खराब है। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से इसको करते हैं तो अच्छा लगेगा। जैसे ये Mg है, ठीक है, प्लस O2 है, हमारा बन गया MgO। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि Mg का जो क्या है, ये वन आपका क्या है, वन एटम है, किसका, मैग्नीशियम का। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, वन मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन का, O2 का। लेकिन अगर ये अच्छा, अब मॉलिक्यूल और O2 एटम तो पता ही होगा ना, वन वन शॉर्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपका जो बन रहा है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अभी आप एक चीज देखोगे कि बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटम है वो कितना, एक है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो Mg से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये O से भी, यानी टू एटम्स किसके, मैग्नीशियम के भी हो जा रहे हैं, टू एटम्स किसके हो जा रहा है, ऑक्सीजन के भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी टू है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, तो दैट मीन्स, सॉरी, मैग्नीशियम से भी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे रिएक्टेंट यहाँ पे टू मैग्नीशियम, मतलब टू एटम्स ऑफ मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट में भी क्या है, टू एटम्स ऑफ मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है आपका, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो दैट मीन्स अब जाके क्या हुआ है, बैलेंस हुआ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अभी यहाँ पे केस लेके दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, कि a balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both side। बात वही होती है कि एटम्स जो होंगे एलिमेंट्स के, वो दोनों साइड क्या होने, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक यहाँ पे एक है, जिंक यहाँ पे भी एक है, SO4 यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी SO4 एक है, और H2 यहाँ पर एक है, H2 भी यहाँ पर एक है, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी दो एटम है, जिंक के एक एटम यहाँ पर है, जिंक एक एटम है, सल्फर का एक एटम यहाँ पर है, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के चार एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के भी चार एटम। सो दैट मीन्स कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये सिर्फ कंजर्व होगा। देखो कोई भी रिएक्टेड क्या होगा, इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पे। यहाँ पे देखो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, इट कैन इट कैन इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू
another. Done. So writing chemical equation, representation of chemical reaction in terms of symbol and chemical formula, ये तो हमने बात कर ली है. So इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये हमारा हो चुका है. सो हम फॉर सॉलिड सिंबल क्या होता है, एस होता है, लिक्विड के लिए क्या होता है, एल होता है, गैस के लिए हम जी यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक्यू यूज करते हैं. गैस जब प्रोड्यूस होता है तो वो हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. जब प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होगा तो वो नीचे, क्योंकि वो नीचे जाके स्टेबल हो जाता है, बैठ जाता है. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पे FeS2O, चलो इसी चीज को लेकर तो कोई हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करने वाले हैं. ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करेंगे. सो यहाँ पे आते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. होता क्या है बेसिकली, देखो ये बेसिक कंसेप्ट है जिससे आपको बैलेंस करना आ जाएगा. ठीक है, सो हम बढ़ते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिया है फेरस लेके चल रहे हैं, या एक टेबुलर फॉर्म लेते हैं. यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म ले दिया. ठीक है, यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म ले लिया. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टेबुलर फॉर्म है हमारा यहाँ पर, तो ये ऐसे रखेंगे. यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा बॉक्स टाइप बनाएंगे. ये ऐसे, ये हमारा इस तरीके से हुआ. यहाँ पे हम रिएक्टेंट रखेंगे, रिएक्टेंट एटम्स होंगे. यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के एटम्स होंगे, यहाँ पे आपके एलिमेंट होंगे. ठीक है, एलिमेंट होंगे. तो चलो बात करते हैं. यहाँ पे हमारा फेरस है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है. हमें क्या करना है, स्प्लिट कर देना है. ठीक है, तो जब फेरस की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे रखते हैं, जब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे रखते हैं. चलो, और ये हमारा ऑक्सीजन है, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं ऐसे करके. ठीक है, यहाँ पे आ रहा ऑक्सीजन. सो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन फेरस कितना है, एक ही है. चलो भैया डन. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है. ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक ही है. कितना है, एक ही है. ठीक है, बट यहाँ पर देखिए अगर हम, फेरस यहाँ पर कितने हैं, 3 है. ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है. ठीक है, कितने हैं, 4 है. और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है. यहाँ पे देख रहे बैलेंस नहीं हो रहा है. ठीक है, हमें हमें बैलेंस करना है. क्या करना है, बैलेंस करना है. दैट मीन्स कि रिएक्टेंट में जितने फेरस के एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए थे, और रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन के एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए थे. तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन का तो ठीक है, हाइड्रोजन का तो कोई इशू नहीं आ रहा है. लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अब यहाँ पे यही चीज को करते हैं, या तो ऑक्सीजन को पकड़े या तो हाइड्रोजन को पकड़े. किसको पकड़ना चाहते हैं, फेरस को पकड़ते हैं. अगर हम फेरस को पकड़े, वरना यहाँ पे 3 आपका क्या है, फेरस है. यहाँ पे आपका 3 फेरस है, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम बनाएंगे Fe प्लस H2O, Fe3, सॉरी वेट वेट वेट, Fe3O4 प्लस H2. ठीक है, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में 3 फेरस से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा यहाँ पे फेरस से हो गया. ठीक है, डन. ओके, तो जब यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फेरस. ठीक है, तो हमारे फेरस भी बैलेंस हो गया. अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है. सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो या अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स हाइड्रोजन में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो अगर ये, इसका मतलब ये हो जाता है कि हाइड्रोजन से तो ये मल्टी ऑक्सीजन से तो ये मल्टीप्लाई होगा ही, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी करेगा. तो हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फिर हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो 8 हो गया भैया. ठीक है, ये तो 3 ही रहा, ये आपका 4 हो गया. दैट मीन्स कि अब हाइड्रोजन वेरी कर जा रहा है. तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, और हमारा यहाँ पर
Fe3O4 प्लस, नोटिस कर रहा है H2। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि ये 8 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन के आइटम्स 8 है, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए प्रोडक्ट में, 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितने हुए, 8 हुए। तो दैट मीन यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका 3 हुआ, ये आपका 8 हुआ, ये आपका 4 हुआ, यहाँ पे आपका ये 3 हुआ, ये आपका 8 हुआ, ये 4 हुआ। दैट मीन्स रिएक्टेंट में भी जितने आइटम्स फेरस के हैं, हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, उतने ही आपके कहाँ पर है, प्रोडक्ट में भी है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, अब ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये टेबल टेबल मेथड यूज करोगे ना, अगर आप टेबल बना के करोगे तो क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो देखते हैं इसको कि केमिकल, यहाँ पे आप नोटिस करो कि कैल्शियम ऑक्साइड्स और वाटर, वाटर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड्स डाला हुआ है और बीकर है। जैसे हम इसको बीकर को टच करने जाएंगे तो बीकर हमें क्या लगेगा, गर्म लगेगा। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही समझ में आ जा रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, यानी अगर हम यहाँ पे ले Mg+O2 तो हमारा क्या बना, 2MgO बना। क्या बना, तो ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। कैल्शियम स्लेक्ट लाइम को ही क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यानी देखो क्विक लाइम है, ये जब वाटर के अंदर डालते हैं, ये चूने वाला केस हम बता रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइम बनेगा प्लस हीट रिलीज होगा। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना यहाँ पर। And such a reaction with single product is formed to a more reactant is known as combination reaction. So that means जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं तो हमारा नया एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। जो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये बनता है और हीट रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जहाँ पे हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पे हीट दी जाती है रिएक्शन के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या केस है, एक्सोथर्मिक का केस है। एक्सोथर्मिक का केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, सिंपल यही केस आपका बर्निंग ऑफ कोल है। देखो दो रिएक्टेंट मिले, आपका एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट मिले, आपका एक प्रोडक्ट मिला। तो यही केस आ जाता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन और जिसमें से आपका क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जहां से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब ही पता चल रहा है कि ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यानी सिंगल प्रोडक्ट से आपका क्या बनेंगे, कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे अगर आप एक सिंपल सा केस लिया है, इन्होंने क्या किया हुआ, बर्नर लिया, बॉइलिंग ट्यूब लिया, इस पे फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाले हुए किसके अंदर, इस ट्यूब को, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब इसको यूज किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखोगे जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। क्या, फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर, ये फेरस सल्फेट किस में, ग्रीन कलर में पाया जाता है जब इनको हीट दिया जा रहा है। किसका दिया, अब ये देखो यहाँ पर हीट दिया जा रहा है ना, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फॉर्मेशन होगी, क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। फिर आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फेरस का सल्फेट क्रिस्टल जो है आपका वाटर लूज करेगा व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड कलर में होगा, सॉलिड होगा,
और स्टेट होगी उसकी, और सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा आपका, गैस फॉर्म में होगा। अब देखो इसको ना करने के तीन तरीके, डिकम्पोज कर रहे हैं, यहाँ पे केस क्या आ रहा है, डिकम्पोजिशन का आ रहा है। तो डिकम्पोजिशन करने के तीन तरीके, एक है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, बाय सनलाइट और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी से, बाय इलेक्ट्रिको, बाय हीटिंग, ठीक है, थर्मल हीटिंग करेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय सनलाइट। इन तीन तरीके से हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, या ये केस में भी हम क्या कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हम हीट दे रहे हैं तो हमारा क्विकलाइन बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम उसको थर्मल हीटिंग देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के, जैसे वाटर को हम ब्रेक करेंगे किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, फोटोलिसिस की भी बात करी जाती है, किसकी बात करी जाती है, फोटोलिसिस, दैट मीन्स सनलाइट के थ्रू। यहाँ पे देखो सिल्वर चाइना डिश है, उसमें सिल्वर क्लोराइड डाला है हमने, और उसको हम सनलाइट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, आपका टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में हो जाएगा, सनलाइट देते ही, और सिल्वर मेटल फॉर्म करेगा। ठीक है, रिएक्शन विच ए कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि जहां पर सनलाइट दिया जा रहा है डिकम्पोज करने के लिए, रिएक्शन को, रिएक्शन डिकम्पोज करने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे जैसे सिल्वर कलर को प्रूफ सनलाइट दिया जाएगा तो सिल्वर मैटर क्लोरीन गैस में रिलीज होगा, और सिल्वर मैटर आपका ग्रे कलर में होगा, क्लोरीन आपका गैस फॉर्म में। ठीक है, तो ये केस आ जाता है, ये भी आप पढ़ सकते हो। डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स, दैट मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, चाहे वो हीट के रूप में, लाइट के रूप में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्शन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मींस जहां पर हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बात। और जहां पे हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर आप सिंपल सा समझो तो यहाँ पे पता ही चल रहा है डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, यानी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स और सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे केस लेके चले कि ये आप देखो यहाँ पे कि आयरन इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, आयरन ने डाल दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे कि फेरस सल्फेट कम में हो जाएगा और कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि फेरस कॉपर से क्या था, हाईली रिएक्टिव था। फेरस क्या है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव, दैट्स वाई उसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके ही सॉल्यूशन से। ठीक है, और खुद बना दिया फेरस सल्फेट और कॉपर को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो यही हमारा केस होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो आयरन नेल था, जैसे हमने इसको कॉपर सल्फेट से निकाला तो यहाँ पे देखो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे ब्लू कलर था पहले, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जैसे उसको अंदर में डाला तो और बाहर निकाला, इसका कलर फेड हो गया, क्या हो गया, फेड हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। सेम केस यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट का ले लो। जिंक और कॉपर सल्फेट में देखोगे कि जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। सो दैट्स वाई उसने जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया और कॉपर रिलीज कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। लेड को हमने यहाँ से लिया, कॉपर क्लोराइड के फॉर्म में, तो लेड भी क्या होगा, कॉपर से क्या है आपका, हाईली रिएक्टिव है, क्या है, हाईली रिएक्टिव है। दैट्स वाई उसने क्या कर दिया, कॉपर को भी यहाँ से उसके ही सॉल्यूशन से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पर कॉपर को अलग कर दिया। तो एक तरीके से ये समझ में आ रहा है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तो बाद में बात करेंगे। तो आते हैं थोड़ा सा,
यहाँ पे हमने देखिए, देखो सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4 लिया है, बैरियम क्लोराइड लिया। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो जो Na2 है वो आपका Cl से जाके रिएक्ट कर जाएगा, और बैरियम जो है सल्फेट से जाके रिएक्ट कर जाएगा। ये बैरियम सल्फेट हुआ, ये सोडियम क्लोराइड हुआ। अब यही बैरियम सल्फेट क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा, ये नीचे बैठ ही आएगा। तो इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे बाद में। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि नीचे जाके बैठ ही आएगा। ऊपर जो आपका लिक्विड फॉर्म में दिखेगा वो आपका होगा NaCl, और BSF इसलिए नीचे बैठे क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो नीचे जाके बैठ गया। अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि Na2SO4 है, Na2SO4 अब प्लस BaCl2। अब नोटिस करो कि ये Na है, ये आगे किससे रिएक्ट कर रहा है, Cl से रिएक्ट कर रहा है, यानी हमारा बन जा रहा है NaCl बन जा रहा है, 2NaCl हो गया प्लस। अब जो बचा बैरियम, यानी आप देखो कि Na ने क्या किया, यहाँ पे बैरियम को हटा के Cl से जाके रिएक्ट कर दिया। फिर बैरियम जो बचा, बैरियम ने क्या किया, अब बैरियम अकेला बचा और सल्फेट यहाँ पे अकेला बचा, तो बैरियम जाके किससे रिएक्ट कर गया, सल्फेट से। या हम ये कह सकते हैं कि बैरियम ने सोडियम को हटा दिया, मतलब कहने का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। तो हमारा हमारा बन गया BaSO4 बैरियम सल्फेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और यही जाके क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ ही आएगा। ठीक है, तो ये केस होता है। तो a white substance which is insoluble in water, which is insoluble in water is formed. This involves soluble substance formed in known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. कोई भी रिएक्शन, precipitate का मतलब जब नीचे जाके वो सॉलिड फॉर्म में है और नीचे जाके बैठ गया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब इनसॉल्युबल नहीं है, वो सॉल्युबल नहीं है उस रिएक्शन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो दैट वाई उसे हम क्या कहेंगे, precipitation रिएक्शन कहेंगे। व्हाइट precipitate बनता है BaSO4 का, बैरियम सल्फेट का, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ SO एंड यानी सल्फेट और बैरियम से। तो अदर प्रोडक्ट बनता है आपका सोडियम क्लोराइड व्हिच रिमेंस इन द सॉल्यूशन, सच रिएक्शन व्हिच देयर एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हो कैसे रहा है, क्योंकि इनके बीच के आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। किसका हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सो दैट मींस कि सच अ रिएक्शन इन व्हिच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, और सॉल्ट और वाटर बनाता है, वो भी क्यों कर पाता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaCl और वाटर, ठीक है, यानी सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमारा यही क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अगर हम बात करें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मिस्टेक हो गया था, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जब एडिशन का ऐड होगा या कोई नॉन मेटेलिक ऐड और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट या ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, और रिमूवल किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का या मेटेलिक एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड, यानी वो एलिमेंट या कंपाउंड जहां पे ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड किए जाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट रिमूव किए जाते हैं, उसी को हम वो तब देन फिर वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस पूरे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। देखो ना, सिंपल भाषा में समझो कि जो चीज ना, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं H2 प्लस O2 का ही केस लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारा बन रहा है H2 वाटर बन रहा है। यार आप नोटिस करोगे H2 प्लस O2 हमारा बना 2H2 वाटर बना हमारा। यहाँ पे आप नोटिस करो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखो हाइड्रोजन जाके क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जब जब भी कोई चीज सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जब भी हाइड्रोजन द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्साइड, या फिर वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो भी हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
दो केसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, या तो ऐड कर रहा होगा सामने में ऑक्सीजन को, यानी सामने वाले में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा होगा, या उस रिएक्टर उस सॉल्यूशन से या उस कंपाउंड से वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव करा रहा होगा, तो उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिडक्शन भी सेम केस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या मेटेलिक एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यही चीज, और जो कंपाउंड के अंदर रिडक्शन हो रहा है उसको रेड्यूस होगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट की भी हमने बात कर ली। रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन को हटाएगा, तो उसको किसी भी कंपाउंड से या सॉल्यूशन से, उससे ही हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में देखो, कॉपर क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या बन गया, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जाके हमारा कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो दैट मीन्स हमारा ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब एक चीज होती है, यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कॉपर की कहेंगे, क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है, जाके ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे कॉपर ही होगा, और लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो if hydrogen gas is passed over like heat material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place in copper is obtained. तो बात की बातें हैं, आप बस इतना समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। जब यही कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन का ऐड कराए ना, तो हमारा क्या बन गया, H2O बना और कॉपर बना। यानी सेम चीज समझ में आ रही है कि जब ये हाइड्रोजन किस में जाके रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन में जाके रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्या हुआ रिडक्शन, क्योंकि उसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। लेकिन कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, कॉपर में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। तो ये भी आपका क्या है, इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन की वजह से इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, या हाइड्रोजन क्या होगा, सॉरी हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर ले रहा है। अगर वही चीज कॉपर क्या है, यहाँ पे लॉस कर जा रहा है ऑक्सीजन को, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेड्यूस कहेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से अब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हुए यहाँ से, कॉपर में आ गया, तो ये हमारा रिडक्शन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब बात एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की हमने बात कर ली थी, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिलीज होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कहाँ पे आपका होता है, ये मोस्ट ऑफ ये गलत है, ये लाइन गलत है थोड़ी, एक मिनट रुक जाओ, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, अरे सॉरी, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली। बेसिकली ये क्या है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या देते हैं, हीट देते हैं तीन तरीके से, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय सनलाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये केस हो जाता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन का एक केस लेके चल रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, a chemical reaction which heat energy is absorbed is called endothermic reaction, समझ में आई। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब करता है, तभी वो ब्रेक करता है और टू या मोर देन न्यू प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सारी चीजें हमने पढ़ रखी। जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ, कोरोजन, कोरोजन भाई पता है सबको कि मेटल पे जब अटैक किया सब्सटेंस अराउंड, जैसे मॉइस्चर, एसिड, it is said to be corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion. मतलब मान लो क्या, सिल्वर पे जब ब्लैक कोटिंग आ जाती है ना, तो उसका मतलब कोरोजन हो रहा है, उसका कोरोड हो रहा है। और जब कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, तो भी वहां पे क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग, स्पेशली देखो कोरोजन सबके लिए यूज किया जाएगा, लेकिन रस्टिंग आयरन के केस में यूज किया, सेम वही चीज है। लेकिन जब आयरन पे जब ऑक्सीजन का जब मॉइस्चर फॉर्म का कोई अगर अटैक होता है, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे फेरस है, फेरस पे ऑक्सीजन और हाइड्रो वाटर का अटैक हुआ, तो हमारा रस्ट बना। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो यही हमारा क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है।
रस्टिंग ऑफ आयरन ये रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि आप देखोगे फेरस है, फेरस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब दोनों ही ऐड हो रहे हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। कोरोजन वीकेन द आयरन, स्टील ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, रेलिंग, कार रोड, ये क्या करता है एक तरीके से, ये जो भी अप्लायंसेस है उनको नुकसान करता है, जैसे उनको रस्ट कर देगा, वीक कर देगा, जैसे रेलिंग होगी, कार बॉडी होगी, ब्रिजेस हो गए, शिप्स हो गए, उनकी लाइफ को शॉर्ट कर देता है। कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय पेंटिंग करके, बाय ग्रीज एंड ऑयलिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो कम रिएक्टेंट होता है या जिसके ऊपर रस्टिंग या कोरोजन का इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। रेंसिडिटी कब यूज किया जाता है, रेंसिडिटी कब कहा जाता है, जब taste and odor of food materials containing fat and oil change when they are left exposed to air for a long time is called rancidity। यानी जब उनको लॉन्ग टाइम क्लियर के सामने छोड़ दिया जाता है और वहां पर क्या होता है, टेस्ट ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका जो फैट एंड ऑयल है वो भी मतलब लाइक रिएक्शन में पार्ट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई वो एसिडिटी रेंसिडिटी कहलाता है। जब when fat and oil are oxidized they become rancid and their smell and taste change। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और उनको हम फूड में यूज करते हैं जिससे कि क्या हो, और टाइट कंटेनर में यूज करते हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन स्लो प्रोसेस में हो, कि ज्यादा दिन तक वो बच सके, उसका यूज किया जा सके। कैसे भाई प्रिवेंट करेंगे एसिडिटी से, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, फ्रिज के अंदर डाल दो, या एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, वैक्यूम पैकिंग कर दो, मतलब बहुत टाइट पैकिंग कर दो, या रिप्लेसिंग एयर की जगह पे क्या डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, जिससे कि क्या हो, रेंसिडिटी ना हो पाए। तो इसी के साथ वन शॉट प्रिपरेशन आपका इस चैप्टर का खत्म होता है, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पे हम इसके क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड थैंक्स टू ऑल।